हेलो एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम है शिबा खान और मैं आपको क्लास 9 का द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा, एक क्विक रिकैप करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा कि लोगों की वहाँ सर्वाइवल कितनी मुश्किल हो रही थी। ठीक है, फ्रांस में लोगों की सर्वाइवल कितनी मुश्किल होते जा रही थी, ये देखा। थर्ड स्टेट के कुछ एजुकेटेड पीपल के बारे में देखा या कुछ रिच क्लास फैमिली के बारे में देखा। फिर हमने कुछ फिलोसोफर्स के बारे में देखा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। मींस रिवॉल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ, या लोगों को ऐसा क्यों लगा कि हमको रिवॉल्यूशन चाहिए, लोगों को ऐसा क्यों लगा कि हमको क्रांति करनी चाहिए। रिवॉल्यूशन का मींस क्रांति। क्लियर है? देखते हैं। Louis XVI was planning to impose taxes, but cannot impose without meeting. Louis XVI क्या करते हैं, वो थर्ड स्टेट पे दोबारा से टैक्स लगाने की सोचते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेट पे दोबारा से टैक्स लगाने की सोचते हैं, बट ये टैक्स वो तब तक इम्पोज नहीं कर सकते जब तक वो एक मीटिंग ना बैठा ले। ठीक है, जब तक एक मीटिंग ना बैठा ले। इस मीटिंग में होता कौन था, प्रेजेंट कौन रहते थे, ये देखते हैं। तो प्रेजेंट कौन कौन रहते हैं आप समझ ही गए होंगे। फर्स्ट स्टेट वाले क्लर्जी, सेकेंड स्टेट वाले मींस नोबेलिटी एंड थर्ड स्टेट वाले पीजेंट्स और मर्चेंट्स। इनके कुछ लोग इस मीटिंग में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उस मीटिंग को स्टेट जनरल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्टेट जनरल। ठीक है, लास्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 1640। मींस 1614 में लास्ट मीटिंग हेल्ड होती है। और अब कब होगी नेक्स्ट मीटिंग? अब होगी 5 मई 1789। मींस अब अगली मीटिंग कब होगी? 5 मई 1789। लास्ट मीटिंग कब हुई थी? 1614 में। अब कब होगी? मींस नेक्स्ट मीटिंग कब होगी? 5 मई 1789। मैं इस डेट पे ज्यादा फोकस इसलिए दे रही हूँ कि याद करिए, आप रिलेट करिए इसे फर्स्ट पार्ट से, फर्स्ट लेक्चर से, मेरे फर्स्ट लेक्चर से रिलेट करने की कोशिश करिए कि मैं यहाँ डेट को इम्पोज क्यों कर रही हूँ या डेट को हाईलाइट क्यों कर रही हूँ। क्योंकि किंग ने आर्मी कब भेजी थी? 14 जुलाई 1789 में। तो हम 14 जुलाई के आसपास तक तो पहुंच गए। अब आपको रियल स्टोरी समझ में आएगी कि रिवॉल्यूशन हुआ क्यों था। इसलिए हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह पढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पार्ट में ही हिस्ट्री या जो मैं पढ़ा रही हूँ वो कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री को रिलेट करते हुए पढ़िए। जैसे मैंने अभी रिलेट किया 5 मई 1789 की मैं जब बात कर, तब आप याद करिए फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको 14 जुलाई 1789 की बात करी थी। अब आप उस पॉइंट को रिलेट करिए, तब आपको हिस्ट्री पढ़ने में और समझने में मजा आएगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश ये कर रही हूँ कि हिस्ट्री को आपको एक स्टोरी की तरह पढ़ाऊं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए बैक टू द पॉइंट। इस मीटिंग में बात किस चीज की होने वाली थी? टैक्सेस इंपोज करने के लिए। मीटिंग रखी क्यों गई थी? टैक्सेस इंपोज करने के लिए। किसके ऊपर इंपोज करते? थर्ड स्टेट वालों के ऊपर टैक्स इंपोज करते। यहां तक आपको बात क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब क्या होता है। नए प्रपोजल टैक्स के लिए एक स्टेट जनरल की मीटिंग बैठती है। ठीक है, तो वहां पे 300 ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम बोथ द स्टेट, मतलब 300। ऐसा नहीं होता कि सारे लोग वहां पे, सारे स्टेट के लोग जाके वहां असेंबल हो जाएं। नहीं, वहां के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ही, हर स्टेट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इनविटेशन रहता है कि वो आए उस जनरल मीटिंग में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, जो कि नोबेलिटी और क्लर्जी थे। ठीक, 600 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम थर्ड स्टेट। अब सिर्फ एक अकेले थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना फेयर लोग हैं, है ना, बहुत अच्छी डील है ये तो। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो
क्या थी, 90% तो थर्ड स्टेट की थी, ओनली 10% ही फर्स्ट और सेकंड स्टेट थी। तो कहां से ये फेयर हुआ, मुझे तो नजर नहीं आता। थर्ड स्टेट में उन लोगों को ही बुलाया जाता है जो एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड होते हैं और जो थोड़े पैसे वाले, रिच काइंड ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, उन्हें मिडिल क्लास कहा गया है। और विमेन्स, पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स को अलाउ ही नहीं किया जाता है कि वो इसका पार्ट बने। तो कहां तक फेयर है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। व्हाट आई फील इज, आगे देखते हैं। डिमांड्स वर लिस्टेड इन 40,000 लेटर्स बॉट बाय रिप्रेजेंटेटिव्स। अब देखिए, इन लोगों को तो ये अलाउड ही नहीं था कि ये अपनी बात कह सके, तो इन्होंने क्या किया, जो रिप्रेजेंटेटिव वहां जा रहे हैं उनके हाथों लेटर लिख दिया, मींस अपने डिमांड्स लिख दी, मींस अपने डिमांड लिख दिए कि हमको ये चीजें चाहिए, आप इसको इंश्योर करिए, ठीक है। आगे चलते हैं। वोटिंग इन ईच स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल। मींस जो लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी व्हेन 1614 में जो लास्ट मीटिंग हुई थी, वहां पे किंग ने अपने ही अकॉर्डिंग रूल को सेट किया था, जो कि आगे लेके चल रहे थे लुई 16। 1614 में जो रूल था वही लुई 16 आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्या था रूल, ईच स्टेट हैज वन वोट। अब बताइए कहां तक ये फेयर है। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले आपस में मिलके अपने पॉलिसीज को बना लेंगे या अपने टैक्स इंपोज कर लेंगे, तो थर्ड स्टेट को तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो थर्ड स्टेट वाले लोग चाहते थे कि हर पर्सन, मींस पर पर्सन को सिंगल वोट दिया जाए। वो मैं आपको आगे बताती हूँ। यहां तक बात समझ में आई, एक बार रिवाइज करते हैं। 300 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बोथ द स्टेट्स, दैट इज फ्रॉम नोबिलिटी एंड क्लर्जी। 300 लोग रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे रिप्रेजेंट होने वाले थे, कहां, स्टेट जनरल की मीटिंग में। 600 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम थर्ड स्टेट, 600 रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट से जाते हैं, जहां विमेन, पीजेंट्स और आर्टिसियंस का कोई नामो निशान नहीं रहता, मींस वहां पे उनको जाना अलाउड नहीं रहता है। फिर वोटिंग इन ईच स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन प्रिंसिपल्स। मींस जो भी किंग थे वो अपने अकॉर्डिंग ही स्टेट जनरल मीटिंग को रन करता था, मींस उनकी ही पॉलिसीज रहती थी। क्लियर है। ईच स्टेट हैज वन वोट, मींस हर एक स्टेट के पास सिर्फ एक वोट दिया जाएगा, मींस टोटल 3 वोट और हर एक स्टेट के पास एक वोट। लुई 16 ने भी वही किया। यहां तक आपको क्लियर है, आगे चलते हैं। But the members of third estate demanded each members should have one vote at least. जो थर्ड स्टेट के लोग थे, मींस जो एजुकेटेड क्लास लोग थे, उनकी डिमांड थी कि आप एक पर्सन पे एक वोट रखिए। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप पे आप एक वोट रखिए, आप पर पर्सन पे पर वोट रखिए, ठीक है। The democratic principle put forward by philosophers like Rose in his book. ऐसी कुछ डेमोक्रेसी की बातें अपनी बुक में किसने लिखी थी, रोजे। उस बुक का नाम क्या था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल, किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल। किंग को ऐसा लग रहा था अगर मैं इनकी बात मान लूंगा तो ये मुझे अपना रूल करने नहीं देंगे। क्या नहीं करने देंगे, अपना रूल नहीं करने देंगे। तभी रोजे ने अपनी बुक में कहा कि लोगों के पास डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होने चाहिए। आई बात समझ। थर्ड स्टेट वॉकड अवे फ्रॉम द मीटिंग। अब थर्ड स्टेट तो मानने वाले थे नहीं और किंग भी मान नहीं रहे थे, तो थर्ड स्टेट ने मीटिंग को छोड़ के आगे चले गए, मींस दे वॉकड अवे। थर्ड स्टेट के लोग दे लेफ्ट द मीटिंग, थर्ड स्टेट के लोग मीटिंग को छोड़ के चले गए, ठीक है। इसके कुछ दिन बाद मींस 20 जून 1789 को एक इंडोर टेनिस कोर्ट में, जो कि वर्सेल्स के ग्राउंड में एक मीटिंग बैठाते हैं। कौन लोग, जो थर्ड स्टेट के एजुकेटेड लोग। कौन मीटिंग बैठाता है, थर्ड स्टेट के एजुकेटेड क्लास लोग एक मीटिंग बैठाते हैं। कहां पे, एट एन इंडोर स्टेडियम और इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सेल्स।
they declared themselves as national assembly. किसने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया? थर्ड एस्टेट के एजुकेटेड क्लास लोग ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया। क्लियर है? आगे चलते हैं। And they decided, और वो कहते हैं कि they will draft an constitution for the France, कि हम अपना एक संविधान बनाएंगे, मीन्स हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे किसके लिए? फ्रांस के लिए। ठीक है, अपने लिए मीन्स फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे। सो यहां तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब थर्ड एस्टेट का सपोर्ट करते हैं मेरेबियो एंड अबेसियस। कौन? मेरेबियो एंड अबेसियस। ये थे नोबिलिटी क्लास के, अबेसियस आते थे प्रीस्ट क्लास से। मींस ये लोग थर्ड एस्टेट के फेवर में थे। ये लोग सोचते थे कि थर्ड क्लास को हर चीज से एग्जेम्प्ट क्यों रखा जाए, मींस उनको ही टैक्सेस क्यों देना पड़ता है, उन्हें ही लो क्लासेस में क्यों माना जाए, उन्हीं को कोई पावर्स क्यों नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस किसके थे? मेरेबियो और अबेसियस के। ठीक है, तो ये दोनों थर्ड एस्टेट को सपोर्ट करते थे। कैसे सपोर्ट किया आइए बताती हूँ। मेरेबियो जो थे वो अपने पावरफुल स्पीच लिखते थे, किन पर? थर्ड एस्टेट के फेवर में। कहाँ पे? वर्सेल्स में। वो अपने स्पीचेस से बताते थे कि थर्ड एस्टेट को, वे अपने स्पीच, अपने पावरफुल स्पीच से बताते थे कि वो सपोर्ट कर रहे हैं किसे? थर्ड एस्टेट को। और अबेसियस कैसे सपोर्ट करते थे? अबेसियस ने एक पैम्फलेट बनाया जिसमें लिखा था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, मींस थर्ड एस्टेट क्या है, आप क्या समझते हैं थर्ड से, आप क्या समझते हैं थर्ड एस्टेट से। ये कुछ उनके क्वेश्चंस थे जो काफी इन्फ्लुएंशियल थे। ठीक है, मींस ये दोनों थर्ड एस्टेट के सपोर्ट में थे। आगे देखते हैं क्या हुआ जब थर्ड एस्टेट के लोग, तो वहीं थर्ड एस्टेट जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में लगी थी, वहीं पे बाकी के फ्रांस के जो हिस्से में वहां पे भूचाल मच गया था, मींस टर्मोइल मींस वहां पे अस्त व्यस्त हो गया था, फ्रांस अस्त व्यस्त हो गया था। While the nation was busy at Versailles drafting constitution, rest France was in turmoil. Means अस्त व्यस्त। जो फ्रांस थी, जो बाकी की फ्रांस थी, वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो चुकी थी। आइए उसका रीजन जानते हैं। ड्यू टू हार्श विंटर। क्यों? क्योंकि हार्श विंटर, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से उनके जो क्रॉप्स थे वो खराब हो चुके थे। ठीक है, तो एक ब्रेड खाना भी उनको नसीब नहीं हो रहा था। थर्ड एस्टेट के लोग ब्रेड भी अवेल नहीं कर पा रहे थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ब्रेड खाने की क्या जरूरत है, तो मैं आपको ये बता दूं, ब्रेड वहां का स्टेपल फूड था, मींस रेगुलर यूज होने वाला फूड। जैसे हम रोटी, सब्जी या राइस खाते हैं, वैसे वहां का स्टेपल फूड था क्या? ब्रेड। तो वहां पे लोग ब्रेड के लिए तरस गए थे, मींस नॉर्मल खाने के लिए ही तरस गए थे। ड्यू टू हार्श विंटर, पुअर हार्वेस्ट। मैंने अभी आपको बताया प्रोडक्शन नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। क्राइसिस इन कंट्री, इसीलिए कंट्री में क्राइसिस मच गई। अब ब्रेड्स तो मिल रहे थे, लेकिन शॉपकीपर्स वहां क्या कर रहे थे? दुगने दामों पे बेच रहे थे। शॉपकीपर्स क्या कर रहे थे? अपने ब्रेड को दुगने दामों पे बेच रहे थे। अब आप ये बताइए कि उन ब्रेड को अवेल कौन कर सकेगा? यस, उन ब्रेड को अवेल फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट वाले लोग ही कर पाएंगे। वहीं थर्ड एस्टेट की विमेन परेशान होती है और दे लूटेड द स्टोर्स, मेनी ऑफ देम लूटेड द स्टोर्स। मींस बहुत से लोग बेकरी शॉप में लूट मचा देते, क्योंकि उनको खाने पीने की ही व्यवस्था नहीं थी। अब भूखा इंसान कब तक भूखा रहेगा, कुछ ना कुछ उसको तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, बहुत से बेकरी शॉप्स में लूट मचा दी। किसके लिए? ब्रेड के लिए, मींस अपने खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। क्राइसिस इन द कंट्री, अभी मैंने आपको बताया कि स्थिति बहुत खराब थी। किसकी? कंट्री की। एजिटेटेड क्राउड stormed and destroyed the Bastille Fort। अब आप मेरे फर्स्ट लेक्चर से रिलेट करते हुए चलिए।
फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि बेस्टाइल फोर्ट में तोड़फोड़ करते हैं कौन? लोग। तो वो क्यों करते हैं अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लोग वहां भूखे थे, उनको नॉर्मल कमोडिटीज भी अवेल करने नहीं मिल रहा था, मींस उनको नॉर्मल फूड आइटम्स भी नहीं मिल रहे थे, जो उनके स्टेपल फूड थे वो भी उनको अवेल नहीं हो पा रहा था। अब लोगों में एक रूमर फैल गया था कि मैनर्स, मींस मैनर्स कौन होते हैं? मैनर्स सेकेंड एस्टेट के वो लोग होते हैं जिनके पास काफी जमीन और काफी बड़े बड़े बंगले थे, जिनके पास काफी बड़ी जमीन और मैंशन विला जैसे घर होगा, मतलब पॉश अच्छा बड़ा मकान हो। मैनर हायर्ड बैंड ऑफ बिगन्स, दे विल डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। एक रूमर लोगों में ये फैल गई थी, जो हाई क्लास विला वाले लोग थे वो लोग कुछ गुंडे को हायर किए, मींस कुछ गुंडों को हायर किए जो इन थर्ड एस्टेट वाले पीजेंट्स के क्रॉप्स को या एग्रीकल्चर को खराब करने वाले। ये क्या था? रूमर था। यहाँ इस इंसिडेंट में मींस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में काफी चीजें तो रूमर के बेस पे हुई है, जैसे कि ये, ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट में देखा कि किंग ने आर्मी को भेजा तो लोगों को क्या लगा कि किंग उनको मारने के लिए भेजा। ये एक एग्जांपल था। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये भी एक रूमर था। अब लोग क्या करते हैं? इन बड़े लोगों के घर में घुसते हैं और उनमें लूटपाट मचाते हैं। लोग क्या करते हैं? लोग मींस कौन? थर्ड एस्टेट के पुअर पीपल्स क्या करते हैं? ये क्लियर है? आगे चलते हैं। लूटपाट क्यों मचाते हैं? क्योंकि उन्होंने ये अज्यूम कर लिया, ये रूमर बना लिया कि लोग इनके एग्रीकल्चर या इनके फसलों को खराब करने वाले, ठीक है। होल कंट्री वाज इन रिवोल्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइग्रेट। अब पूरी कंट्री परेशान थी इन सब चीजों से, तो बहुत लोगों ने क्या किया? वो देश छोड़ के ही जाना बेहतर समझा। सो मेनी पीपल वर माइग्रेटेड टू द नेबरिंग कंट्रीज। Louis XVI recognized National Assembly and accepted Constitution. अब जाके लुईस 16 का कोई रोल आता है। उन्होंने क्या किया? लोग इतने पागल हो रहे हैं और इसको बहुत बड़ा इवेंट या रिवॉल्ट ना बना ले, इसलिए किंग लुईस ने क्या किया? नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और ये भी एक्सेप्ट किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये क्यों उन्होंने एक्सेप्ट किया? क्योंकि किंग लुईस को लग रहा था कि इन सब चीजों से शायद थोड़ा सा माहौल, जो फ्रांस का जो एटमॉस्फेयर हो, वो शांत हो। नाउ पावर्स आर विद नेशनल असेंबली। अब पावर्स किसके पास है? नेशनल असेंबली के पास है, ठीक है। ऑन 4th of August 1789 clergy were forced to give their privileges back. सेकेंड एस्टेट को तो इन्होंने कुछ ऐसे फोर्सफुली नहीं किया, लेकिन जो फर्स्ट एस्टेट वाले लोग थे, मींस जो फर्स्ट एस्टेट वाले लोग थे, क्लर्जी पीपल, उनको कहा कि यू हैव टू लीव योर प्रिविलेजेस, मींस यू शुड गिव बैक योर प्रिविलेजेस। आपके पास जो टैक्सेस लेते हैं, जो लैंड लेते हैं, है ना, चर्च के लिए, ये सारी चीजें अब ठीक नहीं है, अब आप ये सारे काम नहीं करेंगे। और जो टिप्स नाम के जो टैक्स थे, जो चर्च या क्लर्जी क्लास लेती थी किनसे? थर्ड एस्टेट वाले लोगों से, वो भी अबॉलिश किया गया। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है और आपकी स्टडीज में हेल्प। तो अब हम चलते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द ईयर व्हेन लास्ट स्टेट जनरल मीटिंग वाज हेल्ड। उस ईयर को मेंशन करिए जब लास्ट स्टेट मीटिंग हुई थी। तो द ईयर वाज 1640, ओके, द ईयर वाज 1640। लास्ट जनरल एस्टेट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 1640। नेम द बुक ऑफ जेम्स जैक्स रोजे। द नेम ऑफ जेम्स जैक्स रोजे's बुक इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनके बुक का नाम है, ठीक है। आगे चलते हैं। Where is the people assembly? कहाँ पे पीपल इकट्ठा हुए थे अपने आप को नेशनल असेंबली अनाउंस करने के लिए? तो कहाँ हुए थे? The people gathered in an indoor tennis court of Versailles. आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है जो आपका होमवर्क रहेगा।
Who supported third estate? Name them and what they did to support them. ये कुछ रहेंगे आपके क्वेश्चंस. आई होप यू आर डूइंग योर होमवर्क वेरी वेल. तो अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो प्लीज लेट मी नो. टिल देन, थैंक यू.